नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के राजदूत का बड़ा बयान, युद्ध अमेरिका इसराइल ने शुरू किया, इसका अंत ईरान तय करेगा। अमेरिका इसराइल नागरिक इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ईरान बहरीन ने 70 से ज्यादा ईरानी मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की ईरान के विदेश मंत्री अरागची से बात। ईरान के भारत में राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली ने नई दिल्ली में कहा कि युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इसराइल ने की है, लेकिन इसका अंत ईरान तय करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन हमले के बाद वह जवाब देने को मजबूर हुआ। राजदूत के अनुसार ईरान ने पड़ोसी देशों को पहले ही बता दिया था कि उसके हमले सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरान के एक स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 160 बच्चों की मौत हुई। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान 4 हफ्तों से ज्यादा समय तक जारी रखने की क्षमता रखता है और यह ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के खतरे को रोकने के लिए किया गया है। इस बीच ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अब तक अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर 1332 हमले किए हैं, जो 174 शहरों और 636 जगहों पर हुए। युद्ध अब लेबनान तक फैल गया है, जहां दक्षिणी इलाकों से 3 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। दुनिया भर में इस संघर्ष को लेकर चिंता बढ़ गई है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इसराइल जानबूझकर उसके आम लोगों के इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान के खिलाफ यह बर्बर, बिना उकसावे वाला और पूरी तरह से गलत हमला लड़ाई के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसका असर दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है, जिससे एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, करेंसी में उतार चढ़ाव आ रहा है और दुनिया भर के आम लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। बाकी ने आगे लिखा कि फिर भी हम ईरानियों के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हमारे लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है, क्योंकि हमलावर जानबूझकर आम लोगों के इलाकों और ऐसी किसी भी जगह को निशाना बना रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ और जान का नुकसान होगा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान की शक्तिशाली सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC उनका समर्थन कर रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई और माना जा रहा है कि अंतिम संस्कार के बाद नए नेता के नाम का ऐलान हो सकता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन 88 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है, जो 6 संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को चुन सकती है। अगर मुश्तबा खामेनेई चुने जाते हैं तो इसे संकेत माना जाएगा कि ईरान की नीतियों में अमेरिका और इसराइल को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस बीच इसराइल ने चेतावनी दी है कि जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसे भी निशाना बनाया जा सकता है। बहरीन का कहना है कि इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद जब से ईरान ने उसे टारगेट करना शुरू किया है, तब से उसने 75 ईरानी मिसाइलें और 123 ड्रोन नष्ट किए हैं। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में बहरीन डिफेंस फोर्स ने कहा कि वह ईरानी आतंकवादी हमलों का लगातार सामना कर रही है। बहरीन डिफेंस फोर्स ने जनता से अपील की कि जब तक जरूरी ना हो वे घर से बाहर ना निकले। इसमें यह भी कहा गया कि आम लोगों पर मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का खुला उल्लंघन है और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में एक ड्रोन को एयर डिफेंस ने मार गिराया, जिसके बाद उसका मलबा ICAD-2 औद्योगिक इलाके में 2 जगह गिरा। इस घटना में 6 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें पाकिस्तानी और नेपाली नागरिक शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक घायलों को मामूली से मध्यम चोटें आई हैं। यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला 6ठे दिन भी जारी है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते हमलों के कारण अबू धाबी और दुबई जैसे शहरों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है, जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जाता था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बीच गुरुवार को एक टेली कॉन्फ्रेंस हुई। ये जानकारी एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि आज दोपहर ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ टेलीकॉन हुआ। दोनों के बीच क्या बात हुई इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से बात होने की भी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी से बात की।
भारत ने खामेनेई की हत्या पर जताया शोक। पीएम मोदी अब तक एक शब्द नहीं बोले। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज गुरुवार को नई दिल्ली में ईरान के दूतावास में जाकर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया और शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। खामेनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इस्राइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में हुई थी, जिसमें उनके परिसर पर हमला किया गया और करीब 200 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से अब तक कोई शोक संदेश जारी नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस मुद्दे पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके ईरान के साथ ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ते हैं, जबकि इसराइल और अमेरिका के साथ भी रणनीतिक साझेदारी मजबूत है। वहीं विपक्ष ने सरकार की चुप्पी और पीएम मोदी की हालिया इसराइल यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं। नेपाल में वोटिंग खत्म, अंतरिम पीएम बोली हम जल्दी सत्ता सौंपने की कोशिश करेंगे। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कहना है कि वह गुरुवार को हुए मतदान के बाद नई चुनी हुई सरकार को जल्दी सत्ता सौंपना चाहती हैं। गुरुवार शाम को चुनाव खत्म होने के ठीक बाद बीबीसी न्यूज नेपाली से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि देखते हैं कि किस तरह की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार होगी या एक पार्टी की। हम जल्दी सत्ता सौंपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवाओं को नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। ईरान के युद्धपोत आइरिस टेना पर अमेरिकी हमला, भारत में कड़ी प्रतिक्रिया। श्रीलंका के पास दूसरा ईरानी युद्धपोत पोर्ट कॉल की रिक्वेस्ट। ईरान की नेवी ने यूएस के तेल टैंकर पर किया हमला, रिपोर्ट। अजरबैजान में ईरान का ड्रोन हमला, 2 नागरिक घायल। श्रीलंका के सांसद नमाल राजपक्षा ने गुरुवार को बताया कि एक और ईरानी युद्धपोत ने श्रीलंका में अर्जेंट पोर्ट कॉल की अनुमति मांगी है। यह जहाज फिलहाल श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उसके क्षेत्रीय जल क्षेत्र के ठीक बाहर मौजूद है और सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। यह घटना उस समय सामने आई है जब एक दिन पहले अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी फ्रिगेट आइरिस टेना को टॉरपीडो से डुबो दिया था और इस बीच अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने हमले की पुष्टि करते हुए इसे वॉशिंगटन के लिए बड़ी जीत बताया और कहा कि यह ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर शुरू किया गया था तथा इसका मकसद इसराइल के साथ संयुक्त सैन्य कार्रवाई को सफल बनाना है। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत आइरिस टेना के डूबने के बाद तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने गुरुवार सुबह उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल हमला किया। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमले के बाद टैंकर में आग लग गई और वह अभी भी चल रहा है। हालांकि इस हमले पर अभी तक अमेरिकी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। यह हमला उस घटना के कुछ घंटों बाद हुआ है जब एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी फ्रिगेट आइरिस टेना को टॉरपीडो से डुबो दिया था। अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास ईरान के युद्धपोत आइरिस टेना को टॉरपीडो से डुबोने की घटना पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। यह जहाज भारत के नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 में हिस्सा लेकर विशाखापत्तनम से लौट रहा था। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने कहा कि भारत के समुद्री पड़ोस में हुआ यह हमला सिर्फ सैन्य घटना नहीं बल्कि भारत के लिए रणनीतिक असहजता का कारण है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भी कहा कि जहाज भारत के निमंत्रण पर आया था और अभ्यास के नियमों के कारण निहत्था था। रिपोर्टों के मुताबिक हमले में लगभग 88 नाविक मारे गए, जबकि करीब 30 को श्रीलंका नेवी ने बचाकर अस्पताल पहुंचाया। ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे समुद्र में अत्याचार बताया है और चेतावनी दी है कि अमेरिका को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी कड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि विश्व एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुका है, आगे भयंकर संकट मंडरा रहा है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है क्योंकि हमारे आयात का 40% से अधिक हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। LPG और LNG के लिए स्थिति और भी बदतर है। यह संघर्ष हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो समझौतावादी है और जिसने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को त्याग दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ईरानी शिप का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये वीडियो मोदी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा।
भारत के बुलावे पर मिलन युद्ध अभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गई। इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 100 से अधिक नाविक मारे गए, हमारे मेहमान मारे गए और मोदी खामोश हैं। मोदी जी, दुनिया आपको हमेशा एक कायर, डरपोक और अमेरिकी पिछलग्गू के रूप में याद करेगी। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरानी ड्रोन हमले में उसके 2 आम नागरिक घायल हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि एक ड्रोन नखचिवन ऑटोनोमस रिपब्लिक में एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग पर गिरा, जबकि दूसरा ड्रोन शकराबाद गांव में एक स्कूल बिल्डिंग के पास गिरा। ड्रोन हमले में एक एयरपोर्ट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और 2 आम नागरिक घायल हो गए। मंत्रालय का कहना है कि अजरबैजान में ईरान के राजदूत को समन किया गया है, जहां ईरानी पक्ष को कड़ा विरोध जताया जाएगा और विरोध का एक नोट पेश किया जाएगा। राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में की तोड़-फोड़। अमित शाह ने नीतीश के फैसले का किया स्वागत। तेजस्वी यादव बोले, यह रिफाइंड महाराष्ट्र मॉडल। बिहार की राजनीति में उस समय बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने का फैसला किया। इस फैसले से उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने की संभावना जताई जा रही है। खबर सामने आते ही जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और गुस्से में तोड़फोड़ भी की। कई कार्यकर्ताओं ने बफे काउंटर तोड़ दिया और प्लेटें फेंक दी। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि उनके बिना पार्टी कमजोर हो जाएगी। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। इस बीच नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का नाम चर्चा में है, जबकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। बिहार में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस पोस्ट पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनने की इच्छा जाहिर की। दीपांकर भट्टाचार्य ने एक्स पर लिखा कि यह एनडीए की किसी भी गेम प्लान या उस बदलाव के बारे में नहीं है जो बीजेपी ने बिहार में चाहा। यह उस जनादेश के साथ सीधा धोखा है जो एनडीए ने अब आपके नाम पर मांगा और पाया। यह बिहार को हल्के में लेना और राज्य के लोगों के साथ खेल खेलना है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार के पोस्ट पर लिखा कि यह मान लेने में शायद ही किसी को संशय या संकोच हो कि यह पोस्ट नीतीश कुमार जी की अपनी आवाज नहीं लगती। इसमें तो साफ साफ दिल्ली दरबार की कलम की आहट सुनाई देती है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के लिए नामांकन करने की घोषणा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग ये पहले कहते थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इनकी जीत हुई है, धन तंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, एनडीए के एक घटक दल जानते हैं कि उनकी जीत कैसे हुई। अब नीतीश कुमार ने भी पोस्ट किया है कि वह राज्यसभा जाना चाहते हैं। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। यह महाराष्ट्र मॉडल है जिसे रिफाइंड तरीके से बिहार में लागू किया गया। अब वह बात सही साबित हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.